तो एक यूज़र को लॉगिन करा के उसका रजिस्ट्रेशन करा के ये पूरा चीज़ मैं आपको है ना इस सेशन में दिखाने वाला हूँ, कैसे कोई भी यूज़र किसी वेबसाइट में रजिस्टर करेगा और कैसे लॉगिन करेगा, राइट। तो इसके लिए बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ मैं। फाइल में जाके, न्यू में जाके, अदर में जाके, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से डायनेमिक प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करा करिए, डायनेमिक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये डायनेमिक प्रोजेक्ट हो गया और हमने प्रोजेक्ट का नाम ले लिया। से हमने प्रोजेक्ट ले लिया एंड्रो जावा, ठीक है, टेक फॉर यू से मैंने ये प्रोजेक्ट ले लिया, है ना, अंडरस्कोर टेस्ट कर दिया। ठीक, आप इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे। मेन प्रोजेक्ट का नाम हमेशा ऐसे लिखा जाता है जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, जिस नाम से आप सर्वर में उसको डिप्लॉय करना चाहते हो, रन करना चाहते हो। तो ये भी ले सकते हो जो आपका प्रोजेक्ट है। म्यूट कर लो भाई, कौन म्यूट नहीं किया है? कुलदीप कुलदीप आवाज सुन। ठीक है, तो मैं लॉगिन डेमो के नाम से बना लेता हूँ। जिस नाम से आप बनाना चाहते हो बना लीजिए। सर्वर मेरा यही है, अभी 2 लेके चल रहा हूँ मैं, 2 वर्जन। क्या डिफरेंस है 2, 3 में, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। ओपन पर्सपेक्टिव कर लेते हैं। तो आप देखिए इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट बन के आ गया। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करें ना, तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा प्रोजेक्ट बना लिया और फिर देखा यार अब ये चीज़ तो हो ही नहीं रही है, ये चीज़ तो हो ही नहीं रही है। ये दिक्कत वाली बात है। आपको प्रोजेक्ट बनाने के जस्ट बाद अब क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को रन करके देखना है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है सर्वर पे, है ना। तो उसके लिए कोई डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे बना लीजिए वेब कंटेंट पे। तो एक डिफ़ॉल्ट पेज होना ज़रूरी है। तो मैं HTML में जाके इंडेक्स नाम से एक डिफ़ॉल्ट पेज बना लेता हूँ, ठीक है। और से मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया और एप्लीकेशन को अब रन कर लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। और यहाँ पे कई प्रोजेक्ट दिखाता है, तो यहाँ रिमूव ऑल कर लो। जो हमने सेलेक्ट किया है बस वही रहने दो और यहाँ से यस कर दीजिए। तो अगर हमारा सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो पहले पता चल जाएगा ना कि हमारे सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा डिफ़ॉल्ट पेज रन होके आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट पेज हमारा रन हो गया, इंडेक्स पेज। और कौन सा पेज आपका डिफ़ॉल्ट पेज होगा वो सब यहाँ वेलकम फाइल लिस्ट में लिखा होता है। तो इतने पेज हो सकते हैं डिफ़ॉल्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था मतलब। अच्छा, अब HTML पेज हमारा ओपन हो गया। अब मान लो इस HTML पेज की कुछ डेटा को मुझे डेटाबेस में स्टोर कराना है ना। तो ये हमारा इंडेक्स और HTML पेज हो गया। अब HTML में हमें कोडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म के अंदर ही सारा काम करेंगे। तो हमने एक फॉर्म बना लिया, फॉर्म का एक्शन दे दिया, ठीक है। फिर इसकी क्लोजिंग यहाँ से कर लेंगे, सॉरी, ये क्लोजिंग हो गई, है ना। इसके बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से बस हम क्या करेंगे,
यहाँ बॉडी टैग लगाएंगे, सॉरी लेबल टैग लगाएंगे और लेबल में यहाँ पे लिख देते हैं भैया इंटर नेम। कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करेगा तो नेम तो एंटर करेगा ही, नेम एंटर करेगा, ईमेल एंटर करेगा, मोबाइल एंटर करेगा, ठीक है, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, ठीक है, री पासवर्ड। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, नेम, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। अब इस लेबल के जस्ट सामने हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है इनपुट, ठीक है, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड बन के आ जाएगा। और नेम इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे इसका नाम ले लिया नेम, तो ये लॉजिकल नेम हो गया इस टेक्स्ट फील्ड का, राइट, लॉजिकल नेम। br टैग से हम लाइन को ब्रेक कर देंगे। इसी तरह से हम ईमेल के लिए, इसी तरह से हम मोबाइल के लिए, पासवर्ड के लिए और री पासवर्ड के लिए, सबके लिए ये सारा चीज़ लिख देंगे। ईमेल के लिए पता है, अभी जब हम HTML फाइल बनाते हैं, जैसे आप इस पे राइट क्लिक करके न्यू करके HTML बनाते हो, तो HTML का यहाँ से वर्जन सेलेक्ट करने के लिए आता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन 5 सेलेक्टेड होता है। तो HTML5 में, HTML का भी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML5, और HTML5 के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। और HTML5 में फीचर्स है जैसे कि भाई आप बहुत सारे वैलिडेशंस लगा सकते हो जो पेजेस पे पहले नहीं हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मान लीजिए इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं, रुकिए ये 1 मिनट, पहले हम यहाँ पे एक सबमिट बटन बना लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू में लिख देते हैं रजिस्टर, तो यहाँ पे रजिस्टर करके एक फील्ड बन के आ जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को जब हम रन करेंगे, रन ऑन सर्वर, तो आप यहाँ देख सकते हो कि नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, री पासवर्ड, सारा चीज़ मतलब आ गया। तो अभी यहाँ पे सबमिट करोगे तो ये रिक्वेस्ट एक्शन कहीं जा नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्म के एक्शन में कुछ दिया नहीं है। से मैं यहाँ हैश लिख देता हूँ, हैश का मतलब होता है सेम पेज पे, है ना, सेम पेज पे ही रहेगा ये। तो अभी कुछ मैंने एक्शन दिया नहीं है। तो नेम तो सही है, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, अब देखो पासवर्ड आपको दिख रहा है ना, और ईमेल का फॉर्मेट ये सही नहीं होना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि ईमेल का जो फॉर्मेट है, जैसे @ करके अगर मैं लिखूँ, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है ना, वो अगर मैं फॉलो ना करूँ तो ये रजिस्टर पे ना जाए, मतलब रजिस्टर ना करे। तो HTML5 में यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू ईमेल का एक कंसेप्ट है, समझ रहे हो, और यहाँ पे नेम में भी ईमेल दे देता हूँ। तो इस ईमेल टाइप इज इक्वल टू ईमेल करने से ये अपने आप ईमेल का फॉर्मेट चेक करने लगेगा। ये अच्छी चीज़ है हमारे HTML5 में, ठीक है, पहले नहीं हुआ करता था ये चीज़, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, अब ईमेल मैंने, ये देखो, देख रहे हो आप, ईमेल हमने नहीं लिखा, यहाँ ईमेल को फॉरवर्ड नहीं करा, इसे बोलते हैं फ्रंट एंड वैलिडेशन। मतलब अभी मैंने यहाँ सबमिट करा और रिक्वेस्ट मेरी सर्वर पे नहीं गई है, अभी हमारे HTML पेज पे ही रिक्वेस्ट है, HTML पेज पे ही हम हैं, है ना। और HTML पेज पे ही अगर हम हैं और हम चाहते हैं कि हमने रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक किया
और हमारी रिक्वेस्ट सर्वर पे अभी सबमिट नहीं हुई है, रिक्वेस्ट हमारी सर्वर पे अभी सबमिट नहीं हुई है, समझ रहे हो। और ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन सारा चीज, यही काम जावास्क्रिप्ट भी करता है। तो HTML5 कह सकते हो जावास्क्रिप्ट को उसने इंक्लूड कर रखा है अभी अपने अंदर, ठीक है। अब @ करके अगर मैं ये चीज़ सही कर देता हूँ, ठीक है, अभी भी नहीं जाएगा जब तक मैं कुछ .com करके नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो सही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप यहाँ इनपुट टाइप, पहले आप ईमेल नहीं दे सकते थे, अच्छा, उसी तरह से इंटर मोबाइल, मोबाइल में टाइप इक्वल टू यहाँ पे मोबाइल दे दोगे ना, तो ये मोबाइल का फॉर्मेट चेक कर लेता है, समझ रहे हो, मोबाइल का फॉर्मेट चेक करता है, ठीक। देखिए नहीं चेक कर रहा है मोबाइल का फॉर्मेट, तो चेक करना चाहिए। इनपुट टाइप इक्वल टू मोबाइल, नहीं ये नहीं है मेरे ख्याल से, मोबाइल नहीं है, यहाँ बता भी रहा अनडिफाइंड एट्रीब्यूट फॉर मोबाइल, फोन आएगा, फोन। इस इनपुट टाइप इक्वल टू फोन आएगा, सही कह रहे हो, फोन आएगा, ट्रू, ठीक है, फोन ही आता है, हाँ फोन आता है। तो ये मान लीजिए सही है, मोबाइल में मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया और रजिस्टर किया, वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं चलता है, वो एंड्रॉयड में चलता है ना। तो इनपुट टाइप इक्वल टू फोन यहाँ मेरे ख्याल से नहीं चल रहा है। नंबर इनपुट टाइप में हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं कि ये नंबर ही अलाउड करे, समझ रहे हो, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। वो तो कर सकते हैं, मतलब वो तो हम उससे जावास्क्रिप्ट से कर सकते हाँ हैं। वो सब वैलिडेशन, मैं तो जावास्क्रिप्ट नहीं बता रहा ना, मैं तो बस केवल आपको HTML के फीचर बता रहा हूँ। इसी तरह पासवर्ड में टाइप को हम पासवर्ड लिख देंगे, तो ये तो नॉर्मल फीचर है HTML का कि आपका पासवर्ड अब यहाँ नहीं दिखेगा, सेम पासवर्ड आप यहाँ पे भी ले लीजिए। अगर अगर सर देखना हो, ये पासवर्ड ले, क्या देखना हो, पासवर्ड देखना क्यों रहेगा, वो पासवर्ड किसी को दिखाओगे थोड़ी ना सर, आप। जो साइड में जो बटन आता है मतलब दिखाने के लिए। अच्छा वो शो करने के लिए बटन पे हाँ क्लिक हाँ हाँ हियर हाँ टू शो पास, हाँ, यस। तो वो आप उसके सामने कोई टेक्स्ट फील्ड बना दो, उसी डेटा को गेट करके प्रिंट करा के दिखा दो, है ना। अब जैसे यहाँ पे ऐसे करा और यहाँ पे शो बटन बना दिया, तो शो बटन बना दिया मतलब ये हो गया कि वो उस पर कोई इवेंट चला दिया हमने। या जावास्क्रिप्ट से भी ये भी काम कर सकते हो कि क्लिक किया और शो हो गया। सर वो तो उसी के अंदर जाता है, जैसे कि पासवर्ड डाला है, उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही मतलब दिखने लगता है क्लिक करते ही। प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा चीज़ ये और भी होता है कि ये जो मैंने अलग से लेबल बनाया, ये लेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास एक टैग होता है प्लेस होल्डर, समझ रहे हो, एक होता है प्लेस होल्डर करके टैग। सर आप क्या बात कर रही है? अब आ रही है, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम ऐसे करके देखो मैंने लिख दिया। अभी आ रही है आवाज़ आप लोगों को? ये प्लेस होल्डर करके इंटर योर नेम मैंने लिख दिया, तो देखो क्या फ़ायदा मिला मुझे। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, तो मैं बता रहा था एक टैग होता है प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर टैग लगा के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे नेम में आपने लिख दिया, सॉरी नेम में नेम लिख दिया, प्लेस होल्डर में लिख दिया इंटर योर नेम। तो ये प्लेस होल्डर करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर बन के आ गया, दिख रहा है। इसे वाटर मार्क भी बोलते हैं कई, है ना। अब आपको चाहो तो ये लेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये जो लेबल लगा रहे हो ना, नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हटा दो इसे। क्योंकि आप इसी प्लेस होल्डर के अंदर ही सारा लिख दो ना, लेबल आपको लेबल लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इंटर योर ईमेल, आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं सुनाई दे रहा है?
आवाज सुनाई दे रहा है भाई? यस सर। तो मैं ये लेबल हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखो पहला लेबल हटा दिया, ये भी लेबल हटा दिया, ये भी लेबल हटा दिया, ये लेबल हटा देता हूँ मैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और लेबल को हटा के मैंने प्लेस होल्डर लगा दिया सारी जगह। इंटर योर ईमेल, इंटर योर फोन, है ना। फिर प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया इंटर योर हैरी पासवर्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब ये इस तरह से बन के आ गया। इसमें BR भी क्यों लिखा आ गया इसी के अंदर? क्लोज नहीं किया हमने, सारे टैग की क्लोजिंग कर दीजिए यहाँ पे। ये इस तरह से जितने भी इनपुट टैग हैं सबको यहाँ क्लोज कर दीजिए। ऐसे ऐसे, राइट। अभी भी यहाँ BR टैग लास्ट में क्यों आ रहा है प्लेस होल्डर में? ये BR टैग कहीं दिख रहा है, इसका कलर अलग दिख रहा है, क्यों? हटा देते हैं। कॉपी, ओके, ये बंद नहीं किया हमने, इसे डबल कोड में बंद करना पड़ेगा। एक बार आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर मैं पूरा ये पढ़ा लूंगा, सब समझा लूंगा, बता लूंगा, तो फिर मेरे से BR टैग क्लोज किया है। हाँ, BR टैग क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा सर। हाँ, BR टैग क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या मैं आपसे बता रहा था कि अगर जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उस टाइम पे अगर आप नहीं बोलोगे, मेरे से नहीं पूछोगे, ठीक है, तो फिर मैं, अगर बाद में मेरे से पूछोगे पूर्ण क्लास खत्म होने के बाद ये क्या है ना, तो फिर मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये जान लेना आप। तो इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हो अभी 4 बार 40 बार यहीं पे पूछो, अभी पूछो। ठीक है, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि सर ये BR टैग नहीं है, तो इस तरह से पता चलता है। तो ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सो रहे हो और फिर बाद में आके बोलो कि ये क्या था। ठीक है, तो मतलब इस प्लेस होल्डर लगाने से देखो अलग से मुझे लेवल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, कि यहाँ पे आप जैसे लिखोगे यहाँ पे अपना नेम एंटर करा सकते हो, या ईमेल नेम एंटर कराओगे तो ये प्लेस होल्डर अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी एक चीज़ और आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं कर रहा हूँ और जैसे मैंने सबमिट पे, रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, तो आप ये देखो कि ये मतलब क्लिक हो जा रहा है ना। जैसे एक होता है वैलिडेशन ना कि ब्लैंक चेक करे, तो ब्लैंक के लिए आप एक यहाँ से एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। अगर आपने रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड ऐसे लगा दिया ना, तो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड लगाने से ये अपने आप आपका रिक्वायर्ड चेक करने लगेगा। ये रिक्वायर्ड चेक करने लगेगा। रिक्वायर्ड का मतलब हो गया मैंडेटरी। अब ये फील्ड जब तक भरोगे नहीं तब तक ये सबमिट होगा नहीं। ठीक है, ये लीजिए, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब देखो रजिस्टर करोगे तो क्या आ गया, प्लीज फिल ऑल द फील्ड, फिल आउट दिस फील्ड। मैंने फिल कर दिया। ईमेल नहीं एंटर किया तो देखो प्लीज फिल दिस ईमेल फील्ड, तो आपने इसको @ करके लिख दिया, सब सही है। ठीक है, अगर मान लो कि ये ब्लैंक वाला आप फॉलो कर लेते लेकिन @ नहीं लिखते तो फिर ये कहता कि ये फॉर्मेट सही नहीं है।
तो इस तरह से हम वैलिडेशंस मतलब लगा सकते हैं। फ़ोन नंबर के केस में आप यहाँ पे इसका टाइप नंबर ही स्पेसिफाई कर सकते हो। अब ये क्या रहा है कि प्लीज़ फिल आउट, ठीक है, फिल आउट चलो हम कर लिया, ठीक है। इस तरह से करके अब ये रजिस्टर पे क्लिक हो सकता है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, अगर आप अभी देखो तो ये जो पेज आपको दिख रहा है जो हमने डिज़ाइन किया है ना, ये HTML में हमने डिज़ाइन किया, HTML5 का कंसेप्ट यूज करके हमने डिज़ाइन किया है, राइट। लेकिन और इसके साथ कोई दिक्कत की परेशानी, तो वैसे नॉर्मली कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है क्या दिक्कत है? दिक्कत इस बात की है कि इस पेज को अगर मान लो कि कहीं पे रन करोगे, जैसे अभी मैं ब्राउज़र पे रन कर रहा हूँ, अब इसी पेज को आप अगर किसी दूसरे ब्राउज़र में रन करोगे, जिससे आपने एक्सप्लोरर में इसको ओपन करा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इसका लुक फिल और इसका यहाँ लुक फिल जो है थोड़ा सा बदल गया है ना, उतना ज़्यादा नहीं बदला, मतलब थोड़ा बहुत बदला। चलो ठीक है, यहाँ पे तो ये 3-4 टेक्स्ट फील्ड हैं तो आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी को अगर आप अलग अलग डिवाइस में ओपन करो, कहाँ पे ओपन करो? अलग अलग डिवाइसेस में। जैसे मान लो इसी एप्लीकेशन को आपको कह दिया जाए कि आप अपने बड़े वाले मॉनिटर पे ओपन करो, है ना, डेस्कटॉप पीसी में ओपन करो, तो उसका लुक एंड फील कुछ और आएगा। इसी वाली एप्लीकेशन को अगर मोबाइल फ़ोन में ओपन करोगे तो उसका लुक एंड फील कुछ और आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि आपके जो टेक्स्ट फील्ड हैं, समझ रहे हो, आपके जो टेक्स्ट फील्ड हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, इनका जो लुक एंड फील है, या HTML पेजेस के जो लुक एंड फील हैं, एक मिनट है, तो इनका जो लुक एंड फील है ना, वो कहीं ना कहीं आपका वेरी हो जाता है। कहाँ पे? डिवाइस टू डिवाइस, यानी कि अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस पे ये जो मतलब वेब पेजेस का लुक एंड फील है, ये अलग अलग तरह से बिहेव करने लगता है। इसको अगर फ़ोन में चलाओगे, फ़ोन में भी अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग रिजोल्यूशन होते हैं। डेस्कटॉप का अलग रिजोल्यूशन होता है ना, आपका पीसी का अलग रिजोल्यूशन होता है। पीसी जो आप, या मान लो इसको आप किसी टीवी में ओपन करोगे या मोबाइल फ़ोन में ओपन करोगे, छोटा वाला मोबाइल फ़ोन में अलग होता है, बड़े वाले मोबाइल फ़ोन में और अलग होता है। तो आप अगर ये चाहते हो कि इस एप्लीकेशन को जब अलग अलग डिवाइस में चलाया जाए तो एक ही रिस्पॉन्स दे, यानी इसके अंदर क्या हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, ठीक है, तो कैसे ला सकते हो इसको, कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हो? कि भाई हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? CSS की मदद से। CSS की मदद से, अच्छा ठीक है, आप CSS की मदद से मान लो इसको बनाओगे, आप लॉजिक लिखोगे। CSS में पता है क्या दिक्कत है? CSS में सबसे बड़ा दिक्कत है कलर कॉम्बिनेशंस। जैसे मान लो कि आपको सोचना पड़ेगा, जैसे मान लो कि आप ये चाहते हो कि बटन का कलर ऐसा हो, टेक्स्ट फील्ड का कलर ऐसा हो, चेकबॉक्स का ऐसे दिखे, यार ये फॉर्म ऐसे दिखे। पता है CSS में ये सारा चीज़ सोचना बड़ा कठिन चीज़ होता है। CSS आप करके लगा सकते हो, इनलाइन CSS होता है, आउटलाइन CSS होता है। यहाँ मैं CSS आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट आप CSS का कोडिंग कर सकते हो, पेजेस को और ब्यूटीफुल बना सकते हो। बट CSS में पता है दिक्कत इसी बात की आ जाती है कि यार कहीं ना कहीं वो सारा चीज़ आपको सोचना कि यार ये चीज़ कैसा दिखे, ये चीज़ कैसा दिखे, कैसा न दिखे, ये सब करना एक बड़ा हेक्टिक वाला काम हो जाता है ना। हाँ सर, तो बूटस्ट्रैप से बड़ी आसानी से बन जाएगा ये। कैसे? बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप क्या है ये? मुझे इसके बारे में नहीं पता है। ये CSS का फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप? हाँ। अच्छा जी, चलो अच्छा चीज़ आपने बताया। BUSH
हाँ BOOT हाँ बूटस्ट्रैप अच्छा अच्छा BOOT हाँ वही मैं बताने जा रहा था। मैंने सोचा कि आप बूटस्ट्रैप कोई नया चीज बता रहे हो। बूटस्ट्रैप, ट्विटर का बूटस्ट्रैप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ट्विटर कंपनी का जो बूटस्ट्रैप है ना, वो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे कि आप यहाँ पे ट्विटर का बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज कर लो, जो कि ये दोनों फैसिलिटी हमें देता है। पहला फैसिलिटी तो ये हमें देता है कि आपको वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, रिस्पॉन्सिवनेस कैसे लाना है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब मैं अगेन आपको फिर से बता दे रहा हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि किसी वेब पेज को आपने बना रखा है और उसको अलग अलग डिवाइसेस पे जब उसे रन करिए आप, तो वो हमें सेम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। दैट इज रिस्पॉन्सिव। वो रिस्पॉन्स उसका बदले नहीं, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो कोई दूसरा लैपटॉप हो, या कुछ भी हो XYZ। वो अलग अलग जगहों पे चलने के बाद अक्रॉस द डिवाइसेस हमें सेम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। और बूटस्ट्रैप वालों ने क्या कर रखा है, जो फ्रेमवर्क बना रखा है जिसमें उन्होंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है। ठीक है, कि भाई प्रोजेक्ट में ये बटन्स के कलर्स होंगे, अगर रजिस्टर बटन होता है तो ऐसे होता है, लॉगिन बटन होगा तो ऐसे होगा, फील्ड दिखने वाली है तो ऐसे दिखने वाली है। तो इस तरह से उसके अंदर ये सारा चीज ऐड करा जा सकता है। तो गूगल पे डाउनलोड कर लीजिए बूटस्ट्रैप। चलो ठीक है, ट्विटर बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड ट्विटर। पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे इसमें, नेट ही कनेक्ट नहीं होता है, कई बार दिक्कत आ जाता है। अभी तक देखो मेरे इसमें चल रहा था, ब्राउजर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो गूगल ही नहीं चल रहा है। सर मैं अपने में करूँ सर? नहीं, अपने में करने की जरूरत नहीं है। चलो बूटस्ट्रैप का यूज करके, ठीक है, इसको कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो मैं बूटस्ट्रैप का जो लाइब्रेरी है वो डाउनलोड कर लूँगा और फिर आपको दिखा दूँगा कैसे कैसे होता है ना। बूटस्ट्रैप इसके अंदर लगाना कोई बड़ी बात है नहीं। बूटस्ट्रैप लगाने के लिए मैंने यूट्यूब पे मतलब वीडियो भी बना रखा है, तो लगा लेंगे, वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। ठीक है, फिर या दोबारा मैं रिस्टार्ट करूंगा, अभी मेरा सिस्टम तो सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। सर HTML पेज रिस्पॉन्सिबल नहीं करता है, जो बूटस्ट्रैप करता है आप बोल रहे हैं, तो ये भी करता होगा। रिस्पॉन्सिबल सारा पेज करता है ना, HTML भी करता होगा, CSS भी करता होगा। क्या रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल तो मैंने कुछ बताया नहीं कि रिस्पॉन्सिबल करता है। आपने बोला ना सर बूटस्ट्रैप जो रिस्पॉन्सिबल भी करता है, और मैंने रिस्पॉन्सिबल तो नहीं बताया कुछ करता है। आपने बोला रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल तो मैंने बोला ही नहीं। रिस्पॉन्सिवनेस वही सर क्या बोले, रिस्पॉन्सिवनेस। तो जब क्लास को सुनोगे ही नहीं, रिकॉर्डिंग में लगा के चले जाओगे दुनिया जहान का खबर लेने के लिए, तो फिर कैसे होगा काम बताओ? ये सही थोड़ी ना है कि एक सामने वाला बंदा जो है पढ़ा रहा है, दूसरा रिकॉर्डिंग लेके चला गया, फिर समझेंगे बाद में। तो घर की खेती है, बोलेंगे ही 2 बार 4 बार 8 बार, जब हम पूछ लें। गलत कह रहा हूं तो बताओ। थे भी तुम क्लास में? थे सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर थे तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? मैंने क्या बताया? रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है? सर दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब मैंने बताया?
सर अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरीके से करेंगे उसके हिसाब। अलग अलग डिवाइस में सारे को सेम रेस्पॉन्स देगा सर। सभी डिवाइस में एक टाइप की सेम करेगी सर। नहीं, सेम रेस्पॉन्स सारे डिवाइस में करेगा, आपने हाँ। ये बोला। बिल्कुल, हाँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी HTML है, नॉर्मल HTML है, वो हमें रिस्पॉन्सिवनेस का फीचर नहीं देती है। लेकिन HTML5 और CSS3 है ना, HTML5 जो कि मैं यहाँ यूज कर ही रहा हूँ, देख ही रहे हो आप, वर्जन वहाँ पे आता है। तो HTML5 और CSS3 को मिला के हम रिस्पॉन्सिवनेस का फीचर अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? HTML5 और CSS3 का जो फीचर है, ये हम अपनी वेबसाइट में ऐड करके वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और ये अब काम जब आप करोगे ना, तो इसमें आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा कि बटन कैसे बने, पेज कैसे बने, विड्थ बटन की क्या साइज होनी चाहिए, क्या विड्थ होनी चाहिए, ये किस तरह से दिखे, किस तरह से ना दिखे, ये सब आपको काम करना ना पड़े, इसीलिए बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क दिया गया है ना। तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करने के लिए सारे साधन दे दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? सारे तरीके बता दिए गए हैं कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्लियर? तो नॉर्मल HTML नहीं कर सकता, HTML5 से आप रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात हो गई कि वो लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा कि यार वो कैसा दिखे, किस तरह से न दिखे, या जो भी चीज़ें हैं कि इसकी स्टाइलिंग कैसी हो, बटन की स्टाइलिंग कैसी हो, टेक्स्ट फील्ड की स्टाइलिंग कैसी हो, या हम क्या साइज लेके चलें कि वो सब जगह एक ही रिस्पॉन्स दे। तो ये सब आपको नहीं सोचना है। बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं, बने बनाए टूल्स हैं, बनी बनाई, समझ लो कि स्पेशली तो CSS में क्लासेस का ही खेल होता है। वहाँ पे क्लास होता है बना बनाया, जिसको यूज करोगे जिससे आपका ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो ये चीज़ है। समझ में आई बात? यस। परवेज समझ में आई बात? तुमसे भी पूछ रहा हूँ। हाँ सर एक बात सर, मैं रेस्पॉन्सिवनेस में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। को जो सर्वर से डाटा आएगा वो रिस्पॉन्स बोल रहे कि हमारे सारे डिवाइस में एक ही दिखाई देगा। जो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है, कई बारी क्या देखते हो कि कई वेबसाइट को जब तुम ओपन करते हो ना, जैसे तुमने एंड्रॉयड में वेब व्यू पढ़ा होगा, है ना। वेब व्यू में क्या होता है कि तुम किसी वेबसाइट को अपने फ़ोन में ओपन कर लेते हो ना। अब कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जो फ़ोन में ओपन होने के बाद भी अच्छा दिखती हैं, और कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनका है ना, जिनका टेक्स्ट फील्ड अलग भाग जाता है, कहीं मेन्यू अलग भाग गया, इधर उधर चला गया, जो हमें अच्छे से नहीं दिखता है। तो जो अच्छे से नहीं दिखता है इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। जो अच्छे से दिख रहा है इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिव है। यानी कि उसको तुमने फ़ोन में ओपन किया तब भी अच्छा दिख रहा है, उसका लुक फील बदल नहीं रहा है। अगर उसको ब्राउज़र में ओपन करके देखोगे तब भी उसका वही लुक एंड फील हो गया। तो अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पे भी अगर उससे चलाओगे, चाहे फ़ोन हो, चाहे मतलब जो कुछ भी हो, जहाँ जहाँ उसे ओपन करोगे वो सेम लुक एंड फील प्रोवाइड कराएगा। उसका रिस्पॉन्स जो है क्रॉस द डिवाइसेस सेम होगा। वो सर जैसे हम लोग एंड्रॉइड में करते हैं मैच पैरेंट, ये करते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल वही समझ लो। हाँ और उसमें सर कोई जार फाइल ऐड करते कि मतलब अलग डिवाइस में मतलब अपने आप फीड हो जाए लेआउट कहाँ पर। तो यहाँ पे वही चीज है कि ये अलग अलग डिवाइसेस पे सेम रिस्पॉन्स, वही रिस्पॉन्सिवनेस है। हाँ सर देखने सर मैंने भेजा अभी, मैं बूटस्ट्रैप भेजा इस पे स्काइप पे, देखा ना अभी तक। बूटस्ट्रैप की जार फाइल तुमने भेज दी? हाँ ठीक है, यही है, डाउनलोड कर लेते। गूगल पे जाके आप टाइप करना ट्विटर का बूटस्ट्रैप, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हो। ऐसे ही आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी,
जो जिप फाइल इसने भेजी है अभी। अपना स्क्रीन शेयर कर देना जरा कुलदीप। मैं हाँ, कहाँ से डाउनलोड करा है देख लेंगे सब लोग। नहीं सर, सर पढ़े सर, पहले पढ़े थे ना कंप्यूटर अरे में। तो मैंने स्क्रीन पहले तो कर लिया शेयर कर डाउनलोड तो जब दो, स्क्रीन तो शेयर कर दो। सर मैं शेयर करूँ सर? कर दिया कर दिया। तो वहाँ पे सर ये 3 है मेरे पास, देखो गूगल पे लिखो, 1 मिनट। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो वेब डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं लोग, उनको बूटस्ट्रैप आना ही चाहिए। तो चूँकि हमारा एरिया है नहीं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए। गूगल में टाइप करो ट्विटर बूटस्ट्रैप। चलो भैया, आज 4 जो है गुनाहगारों को तो हो गया फांसी, अच्छी बात है। सर जी ये तो सर बहुत दिन से बसते आ रहे हैं, तो काफी टाइम ना एंड टाइम पे मिल चाहिए। एंड टाइम लिखा ट्विटर बूटस्ट्रैप लिखो अभी सर, 1 मिनट। इतना स्लो चल रहा है क्या ये? जोमेटो वाले बाबा कहाँ से आ गए?